हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं कुशल प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं आपको आज रिवाइज कराने वाला हूँ बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर 2। ये लेक्चर बेटा हमने लाइव लिया था यूट्यूब पर, आपको क्लास मिली जाएगी हमारे ही चैनल पर, ठीक। और आज जो है मैं इसका क्या कराने वाला हूं बेटा, रिवीजन कराने वाला हूं, राइट। तो आइए देखिए। अब देखो, मैंने यहाँ पर बेटा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करी थी और मैंने आपको जो है इसी लेक्चर में बताया था भैया, जो है हम कि भैया जब आप एक न्यूरॉन को देखते हो तो वो एक एक्साइटेबल सेल है। एक्साइटेबल सेल का मतलब होता है कि उसकी मेम्ब्रेन आपको पोलराइज्ड देखने को मिलती है। अब वो पोलराइज्ड कैसे हुई थी उससे रिलेटेड हमने बात करी थी। हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की भी इसी लेक्चर में बात करी थी, जो कि अभी हम रिवाइज भी करेंगे। तो जब मैं बात करता हूँ बेटा एक न्यूरॉन की जिसको नर्व सेल भी कहते हैं, तो बेटा नर्वस सिस्टम जो मिलके बना हुआ है वो न्यूरॉन से मिलके बना है और न्यूरॉन ही सारा फंक्शन करते हैं। इसलिए न्यूरॉन को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जब मैं एक न्यूरॉन की बात करता हूं तो न्यूरॉन को दो हिस्सों में बांटा जाता है बेटा। एक होता है अपना साइटोन जिसको आप सेल बॉडी भी कहते हो, पेरिकैर्डियन भी कहते हो और आप उसको सोमा भी कहते हो। और जो सेकंड होता है बच्चा वो होती है इसकी प्रोसेस, जो कि न्यूरॉन से कुछ प्रोसेसेस निकलती हैं। एक प्रोसेस का नाम है बेटा डेंड्रॉन, दूसरी प्रोसेस का नाम है आपका एक्सॉन। जो डेंड्रॉन होती है वो काफी ज्यादा ब्रांच्ड होती है, जबकि जो एक्सॉन होती है वो बेटा सिंगल होती है, अनब्रांच्ड है और आपकी कैसी है, लॉन्गेस्ट होती है। अब मैं क्या आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, आइए अब मैं आपको दिखाता हूं बेटा एक्सॉन का आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। जैसा कि अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखो आपको सेल बॉडी दिख रही होगी। सेल बॉडी के जब अंदर जाते हो तो आपको देखने को मिलता है बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट होगा बेटा, साइटोप्लाज्म में। इस साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं कुछ ग्रेन्यूल्स जिनको कहते हैं बेटा निसल्स ग्रेन्यूल्स। और देखो बेटा इसी सेल बॉडी से कुछ प्रोसेस निकल रही हैं जो काफी ही ज्यादा ब्रांच्ड हैं। इन प्रोसेसेस को कहते हैं बेटा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स प्लूरल शब्द है, डेंड्रॉन सिंगुलर शब्द है, ठीक, क्योंकि यहाँ कई सारी दिखाई है इसलिए डेंड्राइट्स शब्द जो है बच्चों यूज करा गया है। उसके बाद जब आप बेटा सेल बॉडी से निकलते हो तो आपको एक्सॉन निकलते हुआ दिखता है, बट एक्सॉन से पहले निकलता है एक्सॉन हिलॉक। देन उसके बाद बेटा एक्सॉन आपको देखने को मिलता है, बट एक्सॉन हिलॉक की हम यहाँ पर कोई भी बात नहीं करेंगे। तो बेटा जो एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं एक्सोलीमा, और जो अंदर का बेटा एनवायरमेंट होता है उसको हम कहते हैं बेटा एक्सोप्लाज्म, यानी कि जो अंदर आपको फ्लूइड एनवायरमेंट देखने को मिलेगा उसको कहेंगे एक्सोप्लाज्म। जिस तरीके से सेल बॉडी के अंदर आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, राइट। जब आप एक्सॉन को देखते हो तो बेटा एक्सॉन पे आपको देखने को मिलती है श्वान सेल, और ये जो श्वान सेल होती है सिर्फ और सिर्फ पीएनएस में प्रेजेंट होती है। काम इनका होता है बेटा माइलिन शीट बनाना, इसलिए आपको एक्सॉन पर दिखती है माइलिन शीट जो कि डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक। और ये माइलिन शीट एक्ट करती है एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह। इनसे रिलेटेड आगे सारे के सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उनको भी अभी रिवाइज कराएंगे। होता क्या है बेटा, अभी मैंने आपसे बोला कि ये जो माइलिन शीट है डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि दो लगातार माइलिन शीट के जो बीच का गैप होता है उसको कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। या फिर आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि एक्सॉन का वो वाला, आप कह सकते हो कि एक्सॉन पर एक ऐसी इंटरप्शन जो कि आपकी कवर्ड नहीं है किससे, आपके बेटा माइलिन शीट से, उसको कहते हो आप नोड ऑफ रेनवियर। फिर बेटा एक्सॉन के टर्मिनल्स आपको देखने को मिलते हैं और एक्सॉन के टर्मिनल से ही आगे देखने को मिलता है बेटा साइनेप्टिक नोब जिसके अंदर प्रेजेंट होती है साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल बेटा कंटेन करती है कुछ आपके केमिकल्स, और जो केमिकल्स होते हैं उनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में क्लिक करी। एक बार क्या मैं आपको दिखाऊं बेटा नोड ऑफ रेनवियर, फिर से जरा देखो। ये जो बेटा आपको एक्सॉन दिख रहा है ब्लू कलर से और वायलेट कलर से यहाँ पर माइलिन शीट दिख रही है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। देखो अगर ये इस तरीके से पूरी की पूरी लेंथ पर प्रेजेंट होती तो आप क्या कहते हैं इसको, कॉन्टिन्यूस माइलिन शीट। बट ये जो है बेटा देखो इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर आया, फिर गैप लगा, फिर कुछ हिस्सा यहाँ पर आया, फिर गैप लगा, फिर कुछ हिस्सा यहाँ पर आया। तो जो बीच बीच के गैप हैं बच्चों वो आपके कहलाते हैं क्या, वो आपके कहलाते हैं नोड ऑफ रेनवियर, राइट। आपको समझ में आ गया। चलिए आइए देखिए अब एक बार जो है बेटा हम बात कर लेते हैं। आइए देखिए अब आ जाता है आपका बेटा निसल्स ग्रेन्यूल। क्या होते हैं निसल्स ग्रेन्यूल, तो बेटा मैं आपको बता दूं निसल ग्रेन्यूल सिर्फ और सिर्फ आपको साइटोन यानी कि सेल बॉडी में और डेंड्रॉन्स में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलते, ठीक है।
दूसरा किससे मिलके बने हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलके बने हैं, इसलिए इनका काम है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस करना। जबकि मैं श्वान सेल की बात करता हूं तो श्वान सेल सिर्फ और सिर्फ पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलती है, यानी कि इसका अर्थ ये है कि भैया सीएनएस में श्वान सेल देखने को नहीं मिलेंगी। राइट, आपको समझ में आ गया। देखिए अब आगे, जब मैं इसके बाद बात करता हूं बेटा माइलिन शीट की, तो माइलिन शीट एक्चुअल में क्या है, माइलिन शीट है आपकी एक लिपिड रिच शीट होती है जो कि बेटा सराउंड कर रही है किसको, आपके एक्सॉन को, यानी कि बेटा लिपिड से मिलकर बनी हुई है ये शीट। ठीक, किस इसको जो है बेटा आपकी पीएनएस में कौन बनाता है, श्वान सेल बनाती है। अब सीएनएस में श्वान सेल एब्सेंट होती है तो उसकी जगह बेटा ओलिगोडेंड्रोसाइट इस माइलिन शीट को बनाने का काम करती है। ये जो माइलिन शीट होती है बेटा एक्सॉन के अराउंड प्रेजेंट और डिसकंटिन्यूअस है, और ये जो है बेटा एक्ट करती है एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, जो कि प्रिवेंट करती है बेटा किसका, लीकेज ऑफ आयंस। राइट, आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आ जाता है बेटा साइनेप्टिक नोब, जो कि मैंने आपको भी बता दिया था कि इसके अंदर मिलती है साइनेप्टिक वेसिकल जो कि कंटेन करती हैं केमिकल्स। इन्हीं केमिकल्स को कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या कहा जाता है बच्चा, इनको कहा जाता है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर्स। राइट, देखें, और बेटा जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का मतलब ये है, जब जो नर्व इम्पल्स आपकी आएगी तो बेटा ये माइलिन शीट से कंडक्ट नहीं करेगी, वो समझ रहे हो। अब सर माइलिन शीट से नहीं करेगी तो कंडक्शन कैसे होगा, ये तो आप आगे आने वाले लेक्चर्स में जानोगे। ठीक है, तो अपने लिए थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखिए, आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो बेटा नोड ऑफ रेनबियर क्या है, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनबियर, और यू कैन से इट कि भैया ये क्या है, ये एक इंटरप्शन है। कहां पर बेटा, न्यू एक्सॉन पर, जो कि कवर्ड नहीं है किससे, आपके माइलिन शीट से। राइट, आपको समझ में आ गया। चलिए देखिए आगे, आगे जब हम बात करते हैं बच्चों तो आपके आ जाते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन। तो बेटा अब ये जो टाइप ऑफ न्यूरॉन है ये क्लासिफिकेशन करा गया है किसके बेसिस पर, कि भैया आपकी जो माइलिन है वो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। अगर आपकी माइलिन प्रेजेंट है तो बेटा वो जो न्यूरॉन है वो कहलाएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन, और अगर माइलिन शीट एब्सेंट है तो वो कहलाएगा अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अब जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है वो आपको क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में देखने को मिलते हैं, और जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं वो आपको बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं। क्या आपको समझ में आ गया। अब जरा देखो, मैंने एक बात और आपको बताई थी, मैंने क्या बताया था बेटा, आपका नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक आता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। अब ऐसा नहीं है कि बेटा कि सीएनएस और पीएनएस में जो है क्या कहते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूरॉन मिलेंगे, यानी कि समझना भैया माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड दोनों के दोनों सीएनएस में मिलेंगे, तो पीएनएस में भी अनमाइलिनेटेड माइलिनेटेड दोनों मिलेंगे। फर्क इतना है, अगर कोई आपसे पूछता है कि मोस्ट कॉमन कौन है तो आप बताओगे सीएनएस में माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, पीएनएस में अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन मोस्ट कॉमन होता है। क्या आपको समझ में आ गया। देखो इसका अर्थ गलत मत निकाल लेना, बहुत बच्चे जो है उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं सोमेटिक और एएनएस से ये अंदाजा लगा लेते हैं अपने आप की, सर ये एसएनएस एएनएस ये पार्ट है आपके पीएनएस का, दैट मीन्स पूरे के पूरे पीएनएस में सिर्फ और सिर्फ आपके मिलते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। ऐसा नहीं है, माइलिनेटेड भी मिलेंगे अनमाइलिनेटेड भी मिलेंगे। फर्क कितना है, पीएनएस में मोस्ट कॉमन है अनमाइलिनेटेड, पीएनएस में मोस्ट कॉमन है आपके माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और क्या होते हैं माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड, जरा देखो आओ। तो बेटा ये देख न्यूरॉन तेरे को दिख रहा है, ये दो न्यूरॉन है, ऊपर वाले न्यूरॉन पर तुझे कोई भी ब्लू कलर की लेयर नहीं दिख रही है, दिख रहा है, नीचे वाले पर तुझे डिसकंटीन्यूअस लेयर दिख रही है। तो बेटा ये जो लेयर तुझे नीचे दिख रही है ब्लू कलर की डिसकंटीन्यूअस, ये है माइलिन शीथ, इसलिए इसको कह दिया माइलिनेटेड न्यूरॉन, और ऊपर वाले को कह दिया अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अब देख एक और बात जो कि तू एक और मिसकंसेप्शन बना लेता है अपने आप में, कि भैया क्या बना लेते हो तुम लोग, ये सोचते हो सर माइलिनेटेड माइलिन शीथ नहीं है पीएनएस में, दैट मींस वहां पर श्वान सेल एब्सेंट है। नहीं बेटा ऐसा भी नहीं है, श्वान सेल तेरी प्रेजेंट है बट माइलिन शीथ नहीं बना रही, इसलिए अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाया। वो समझ में आ गया। तो देख मैं नोट डाल के लिखवाई भी थी ये बात, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय श्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन। यानी कि बेटा अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन जब तू देखता है तो वहां पर तुझे श्वान सेल तो देखने को मिलती है बट वो माइलिन शीट नहीं बना रही है, किसके अराउंड, एक्सॉन के अराउंड। और बेटा श्वान सेल की बात करिए दैट मीन्स ये पीएनएस की बात यहाँ पर कर रहा है, ये तो बेटा अंडरस्टूड है, बेसिक ही कॉमन सेंस की बात है। फिर इसके बाद बेटा हम टाइप ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं, किसके बेसिस पे, कि भैया एक न्यूरॉन में कितने तो एक्सॉन प्रेजेंट है, कितने डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये बेटा तीन टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी।
एक तो होता है बेटा यूनिपोलर न्यूरॉन, दूसरा होता है बाइपोलर, थर्ड आ जाता है आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब जरा ध्यान से देखिए यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर को। तो जरा इस न्यूरॉन को ध्यान से देखो। जब आप इस न्यूरॉन को देखते हो तो आप देखते हो भैया जो सेल बॉडी है उससे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन निकल रहा है, यानी कि एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें सेल बॉडी तो बेटा सब न्यूरॉन में देखने को मिलेगी, ठीक है, उससे सिर्फ एक एक्सॉन ही निकले, यानी कि कोई डेंड्राइट नहीं है यहाँ पर। तो बेटा इसको कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, जो कि आपको आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है, यानी कि अर्ली एम्ब्रियो में आपको यूनिपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों आपके बाइपोलर न्यूरॉन। और जब आप बाइपोलर न्यूरॉन की बात करते हो, यानी कि बाइपोलर न्यूरॉन एक ऐसा न्यूरॉन होता है जिसमें से बेटा जो सेल बॉडी है उसमें से दोनों की दोनों प्रोसेस निकलेंगी, आपका डेंड्राइट भी निकलेगा, एक्सॉन भी निकलेगा। अब एक्सॉन तो वन ही होता है बेटा नंबर में, फर्क इतना है कि जो डेंड्राइट है वो भी सिर्फ एक ही निकलेगी। तो एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें से आपका सिर्फ एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट प्रेजेंट होगी बेटा, वैसे शब्द गलत लिखा है यहाँ पे, डेंड्राइट की जगह डेंड्रॉन लिखना चाहिए, बट कोई बात नहीं। तो बेटा उसको आप कहोगे बाइपोलर न्यूरॉन। तो ये आपको देखने को मिलते हैं आपकी आईज की रेटिना में और आपकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। क्या आपको समझ में आ गया? यानी कि जो स्मेल में मदद करती है बेटा, ठीक। इसके बाद आ जाता है आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन बिल्कुल नॉर्मल न्यूरॉन होता है जिसको आप आज तक पढ़ते हुए आए हो, जिसका स्ट्रक्चर आपने आज तक देखा है। इसके अंदर बेटा सेल बॉडी से दोनों प्रोसेस निकलती हैं, एक्सॉन तो हमेशा एक होता है, फर्क इतना यहाँ पर डेंड्राइट काफी ज्यादा है, ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो बेटा ब्रेन में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। तो क्या आपको समझ में आ गई ये बात? फिर इसके बाद बेटा एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखे, एपोलर न्यूरॉन का हालांकि जिक्र कर रखा है। तो देखो एपोलर न्यूरॉन एक ऐसा न्यूरॉन होता है जिसके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं है, ना तो उसके पास एक्सॉन है ना ही इसके पास जो है डेंड्राइट है। और इस तरीके का ये एपोलर न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलता है बेटा? हाइड्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहली जो नर्व सेल थी वो यही डेवलप हुई थी। जब इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है बेटा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अब जरा शब्द पकड़ो, यूनिपोलर न्यूरॉन का तो मतलब आप जानते हो, यहाँ पर स्यूडो शब्द आ गया। फिर इस स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स। तो होता क्या है जब इसकी बेटा शुरुआत होती है तो क्या होता है, एक्सॉन से आपका जो साइटोन है सिर्फ एक ही जो है बेटा क्या निकल रही होती है, आपकी प्रोसेस निकलती है जो कि एक्सॉन, बट वो आगे जाके बाइफर्केट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर जाता है, एक तो एक्सॉन बन गया और एक जो है बन गया बेटा आपका क्या, डेंड्रॉन वाला पार्ट। तो ये जो इन दोनों ने बनाया है बेटा, इसलिए इसको कहते हैं स्यूडो यूनिपोलर यानी कि फॉल्स। बाकी यूनिपोलर का मतलब आप जानते हो, एक ऐसा न्यूरॉन होता है यूनिपोलर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सॉन देखने को मिलती है। बट यहाँ पर ऐसा लगता है, बट बेटा एक्चुअली में स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है आपका। कहाँ देखने को मिलता है? तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड की जो डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया होती है वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। अब स्पाइनल कॉर्ड आपके जो है बेटा हिस्सा नहीं है, तो आप बट आपको ये याद रखना है, ठीक। इनके एग्जाम्पल तो आपको याद रखने ही है। अब देखें इसके बाद आता है हमारा टॉपिक बेटा जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब मैं जनरेशन जो है बेटा, अब जरा देखिए होता क्या है। आपको पता है आपको मिलते हैं बेटा स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई होता क्या है बेटा? स्टिमुलाई क्या होता है बेटा? बाहर कोई भी आप सपोज करो, स्टिमुलाई हम उस जो है आपके क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं, अब मैं एक एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा। सपोज करो मेरी आंखों पे कोई एकदम से टॉर्च ऑन कर दे, तो मेरी आंखों पे क्या होगा, एकदम से टॉर्च आएगी। तो वो जो टॉर्च एकदम से पड़ेगी लाइट बेटा, वो मेरे लिए क्या काम करेगी, स्टिमुलाई। और वो स्टिमुलाई आएगी तो बेटा वो क्या है, एक रेस्पॉन्स जो है मेरी तरफ से क्रिएट करेगी और आंख एकदम से क्या करेंगे बेटा, पलक जो दिख रही है आपको आईलिड, ये एकदम से बंद हो जाएगी और एकदम से बेटा जो है एकदम से आप यों कर लोगे और बचने की कोशिश करोगे, क्योंकि इतनी ज्यादा लाइट एकदम से हार्म कर सकती है आपकी आईज को। यानी कि बाहर एक्सटर्नली एक ऐसा चेंज हुआ जिसने आपकी बॉडी के अंदर एक रेस्पॉन्स को ट्रिगर करा, इसी को कहते हैं बेटा स्टिमुलाई। जैसे कि किसी ने आपका नाम चिल्लाया तो आप यूं इस तरीके से मुड़ के आपने देखा, तो बेटा वो जो नाम चिल्लाया वो आपके जब यहाँ तक कान तक पहुंचा तो उसने स्टिमुलाई का काम करा। आपके जो है बेटा सेंसरी न्यूरॉन होगा जिसने सुना इसको, समझ रहे हो, और आपके ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि भैया ऐसे कोई आवाज दे रहा है। फिर आपका जो रेस्पॉन्स होगा, या तो आप मुड़ना नहीं चाहोगे, वो आपकी मर्जी होगी, या फिर आप मुड़ जाओगे। जनरली बेटा आप मुड़ जाते हो। अगर कोई आपका नाम लेता है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, ये एक इनवॉलेंट्री होता है, आप इस तरीके से मुड़ जाते हो जब कोई आपका नाम लेता है। तो बेटा ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, आपके लिए स्टिमुलाई का काम कर रही है। आपका जो है बेटा किसी गर्म चीज से हाथ लग जाना या फिर किसी ठंडी चीज से, एकदम बेहद ठंडी चीज से हाथ लग जाना, कैसे आप एकदम से हटाते हो, तो बेटा ये सारी चीजें जो हो रही है ये सारी स्टिमुलाइज है। तो देखो स्टिमुलाई इस तरीके से बेटा
जो आपका एक न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है उसके पास पहुंचती है, वो फिर आगे बेटा साइटोन को दे देती है यानी कि सेल बॉडी को, और सेल बॉडी अपने एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल और साइनेप्टिक नोव से होते हुए बेटा अगले न्यूरॉन तक इस तरीके से पहुंचा देती है। और ये जो बेटा आपको एक्सॉन टर्मिनल दिख रहा है, जो साइनेप्टिक नोव आपको दिख रहा है, और अगला जो न्यूरॉन का जो आपका डेंड्राइट है, इसके बीच का जो बेटा ये जंक्शन होता है, इसको आप कहते हो साइनेप्स, जो कि आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, प्री साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सॉरी बेटा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पहले गलत निकल गया, वेसिकल। तो बेटा ये न्यूरॉन आपको दिख रहा है, न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल होता है, यानी कि एक ऐसा सेल जो कि बेटा स्टिमुलाई मिलने पर क्या करता है, उसको रिसीव करता है, आगे जो है बेटा क्या करता है, उसका कंडक्शन करता है, या फिर आप कैसे ट्रांसमिट करता है। ऐसे सेल्स को कहते हैं एक्साइटेबल सेल्स। अब ये एक्साइटेबल क्यों है बेटा, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड स्टेट में होती है। अक्सर पोलराइज्ड का मतलब होता है बच्चों पोलर, पोलर शब्द का मतलब होता है अपने आप में बेटा चार्ज। आप यही तो समझते हो जब भी आपके आगे कोई पोलर शब्द बोलता है यानी कि चार्जेस की बात कर रहा है, यानी कि आपकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है। अब ये चार्जेस कैसे आते हैं, क्या होता है, ये तो अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो बेटा कंडक्शन किस तरीके से हुआ, कंडक्शन जो होता है बेटा आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से बेटा क्या आपका जो अगला डेंड्राइट होगा, जो आपके अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा, वहां तक ये चलता है। ठीक इस तरीके से आपको कंडक्शन देखने को मिलता है। अब न्यूरल मेम्ब्रेन जो है बेटा आपकी, यानी कि जो एक्सोलीमा आपको दिख रही है, या फिर न्यूरल मेम्ब्रेन, यस न्यूरल मेम्ब्रेन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो बेटा वहां पर आपके प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स, ठीक है। और इन्हीं आयन चैनल से बेटा आयंस बाहर जाते हैं और जो है कुछ बेटा आपके अंदर आते हैं, ठीक है। और ये होते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, हर किसी को अलाउ नहीं कर रहे बेटा चुन के कि भैया ये पसंद है इसको अंदर लाएंगे, ठीक है। और यही जो है बेटा इसी की मदद से आपकी जो मेम्ब्रेन है वो चार्ज आपको देखने को मिलती है, यानी कि पोलराइज्ड स्टेट में देखने को मिलती है। तो देखो रेस्टिंग फेज की हम सबसे पहले बात करते हैं, रेस्टिंग फेज क्या होता है। तो देखो हमेशा ऐसा नहीं है कि अभी मेरा हाथ किसी गर्म चीज से लग रहा है, मेरी आंख पे अभी कोई लाइट पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दैट मीन्स इस समय जो मेरा न्यूरॉन है बेटा क्या है, वो एकदम रिलैक्स स्टेट में बैठा हुआ है। तो बेटा वो कैसा कहलाएगा, रेस्टिंग फेज में कहलाएगा। यानी कि जब भी न्यूरॉन जो है बेटा कोई भी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो उसे आप कहोगे ये न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में है, ठीक है। अब जो इसके नीचे लिख रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये आप अभी नहीं जानोगे, इसको बाद में जानोगे। पहले जरा देखते हैं इस मेम्ब्रेन को, देखो जरा, ये मैंने एक न्यूरल मेम्ब्रेन बनाई है। अब जरा ध्यान से इसको देखो, एक्सोलीमा दिख रही है आपको बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोलीमा। अंदर का जो एनवायरमेंट होता है उसको आप कहते हो एक्सोप्लाज्म। अब बेटा होता क्या है, जब आप देखते हो इसकी मेम्ब्रेन को, तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन, बाहर तो पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। ये पॉसिबल कैसे हुआ, बाहर पॉजिटिव चला गया अंदर नेगेटिव आ गया। तो देखो जो एक्सोप्लाज्म होता है उसके अंदर बेटा आपको देखने को मिलते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, ठीक है। इसके अलावा एक्सोप्लाज्म में बेटा जो पोटेशियम है उसकी मात्रा तो ज्यादा है और सोडियम की मात्रा जो है कम है। जबकि आप बाहर जो देखते हो जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, जो एक्सॉन के बाहर प्रेजेंट है, उसके अंदर पोटेशियम तो आपका कम है और सोडियम आपका ज्यादा है। अब ये बाहर सोडियम ज्यादा अंदर पोटेशियम, ये कैसे कम हो रहा है, तो देखो यहाँ पर एक बेटा चैनल प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है एक सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप प्रेजेंट है। ये क्या कर रहा है, 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है, 2 पोटेशियम को अंदर ले रहा है। तो बेटा ये जो है क्या कर रहा है, इस आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम कर रहा है कि बाहर जो है बेटा सोडियम ज्यादा रहे, अंदर जो है आपका पोटेशियम ज्यादा रहे। तो ये आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एक एक्टिव पंप है। पंप हमेशा बेटा एक्टिव होते हैं यानी एनर्जी खर्चते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से जो है बेटा मेंटेनेंस चल रहा है। इसके अलावा लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। लीकी चैनल्स क्या होते हैं, जो कि हमेशा लीक करते रहते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई नल होगा, वो लीक करता रहता है, यानी कि आपने नल को खोला नहीं है, फिर भी उसमें से पानी टप 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 करके अपने आप गिर रहा है। सेम वे में बेटा ये चैनल्स बिल्कुल ओपन है और इनमें से जो है बेटा जो है आपके आयंस जा रहे हैं। अब लीकी चैनल्स जो होते हैं बेटा, पोटेशियम का अलग लीकी चैनल है, सोडियम का अलग लीकी चैनल है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेटा पोटेशियम के लीकी चैनल ज्यादा है नंबर में, और ज्यादा जो है क्या कर रहे हैं, पोटेशियम को बाहर भेज रहे हैं। तो बेटा ये तो बट ऑब्वियसली बहुत कॉमन सेंस की बात है बेटा कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस चल रही है लीकी चैनल्स के थ्रू, ये पैसिव चल रही है, क्योंकि अंदर जो है कंसंट्रेशन पोटेशियम की ज्यादा है, बाहर कम है, तो ये खुद ब खुद अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। सेम वे में देखो बेटा, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यही लीकी चैनल्स क्या कर रहे हैं बेटा, सोडियम को भी बाहर आपके क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलके क्या कर रही हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्रिएट करने में मदद कर रही है। क्या आपको समझ में आ गया, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव कैसे आया। और जब आप इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो,
तो आपको पता है क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसी को कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि -70 मिली वोल्ट देखने को मिलता है। तो क्या आपको समझ में आ गया? देखो मैं वापस से डेफिनेशन की तरफ चलता हूं। क्या है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द न्यूरल मेम्ब्रेन एट रेस्ट। तो बेटा जब रेस्ट में है तब आप जो है उसका क्या देखना चाहते हो? पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हो, तब वो आपको देखने को मिलता है बेटा -70 मिली वोल्ट, जिसको आप कहते हो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जरा देखो बेटा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट हो गया। जो एक्सोलीमा की परमिबिलिटी है बेटा, परमिएबिलिटी यानी किसको जो है ये ज्यादा प्रेफर कर रहा है बाहर जाना, तो आपने देखा सोडियम को ज्यादा बाहर भेज रहा है एज कंपेयर टू किसको बेटा, आपके सोडियम को। सोडियम को कम भेजता है ये बाहर, ठीक है। तो जो परमिएबिलिटी ज्यादा है वो किसके लिए ज्यादा है? पोटेशियम के लिए ज्यादा है। और बेटा आपके किसके लिए कम है? आपके सोडियम के लिए जो है बेटा क्या है, ये कम है, ठीक है। इसके अलावा जब आप सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप की हम बात करते हैं तो बेटा ये एटीपी यूज करता है। ये एक एटीपी को यूज करके 3 सोडियम को बाहर भेजता है, 2 पोटेशियम को अंदर लेके आता है। और यही है वो जो मेंटेन कर रहा है बेटा किसको, आपके आयोनिक ग्रेडियंट को। ये जो आयंस का बेटा डिफरेंस है, इसको मेंटेन करने में यही मदद कर रहा है, राइट। अब देखो बेटा इसके बाद आ जाता है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट है। कैसे मेंटेन कर रहा है बेटा? एक तो सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन कर रहे हैं, और ये जो है सोडियम एंड आपके जो पोटेशियम लीकी चैनल्स हैं ये भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। और बेटा जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इनसाइड एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट है वो भी बेटा इसी में मदद कर रहे हैं। आपको याद रखना है बेटा जो -70 मिली वोल्ट है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस निकाला गया है तब वो जाके -70 मिली वोल्ट आया है, ठीक। तो ये लेक्चर बच्चों हमने यहीं तक पढ़ाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी कि लीकी चैनल्स अपना रोल किस तरीके से प्ले कर रहे हैं बेटा, ठीक। तो आपको समझ में आ गया लीकी चैनल्स क्या करते हैं बेटा, अंदर से बाहर की तरफ आयंस को फेंक रहे हैं, ठीक है। अपने आप जो है ये काम हो रहा है। आपका सोडियम के ज़्यादा है, सॉरी पोटेशियम के ज़्यादा है, सोडियम के आपके कम होते हैं। तो क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई? तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।